गुड मॉर्निंग क्लास। मैं बसंत कुमार गया गाइडेंस के तहत आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। मैं मानपुर गया में सोनू लाल वनवाल गर्ल्स +2 स्कूल में +2 टीचर हूं और मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 11th का एक चैप्टर लेकर आया हूं। उस चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। तो जब बात अधिकार की होती है तो अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो इसमें ऐसा देखा जाता है कि जब से आदमी धरती पर आया तब से उसके साथ कुछ अधिकार जुड़ गया। और अगर देखा जाए तो मनुष्य जन्म से ही अधिकार को लेकर आता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसे भगवान द्वारा खुद ब खुद कुछ अधिकार मिल जाते हैं। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे मां का दूध पीने का अधिकार रहता है। अगर उसकी मां उसे दूध पिलाने से इनकार कर देती है और बच्चा का शरीर अगर बिगड़ने लगता है तो मां गिरफ्तार हो जाएगी, क्योंकि वो अधिकार उसे खुद ब खुद मिल गए। और जहां तक अधिकार की बात है तो अपने बिहार के एक वैशाली जिले में लिच्छवी गणतंत्र था। लिच्छवी गणतंत्र प्राचीन समय के इतिहास का सबसे महान गणतंत्र में से एक था और उसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। हम्मुराबी का संविधान बना, उसमें अधिकार दिए गए। जब जब संविधान बना, जब जब लोगों को कुछ कुछ स्वतंत्रताएं दी जाने लगी, अधिकार दी जाने लगी, तो उसमें अधिकारों की बात आने लगी। तो आज हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान में अधिकार। इसमें इस चैप्टर के तहत आज हम लोग पढ़ेंगे कि अधिकार क्या है, अधिकार का महत्व क्या है, क्यों अधिकार जरूरी है, अधिकार के बिना जीवन कैसा हो जाता है, समान अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं और रीट्स क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य क्या है, कितने हैं मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व क्या है, वो कितने हैं, और लास्ट में इसमें हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है। अगर हम लोगों से अधिकार छीन लिया जाए तो उसका कुछ उदाहरण के साथ मैं यहां पे आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। बात है जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो जब हम लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे तो हम लोगों से सारे के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की बात है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोगों को याद होगा बच्चों कि पंजाब के अमृतसर जिले में एक बाग है जिसका कि एक ही एंट्रेंस गेट था। उसमें जनरल ओ डायर उस एंट्रेंस गेट पे बहुत सारे सैनिकों के साथ लॉक कर दिया उस एंट्रेंस गेट को। और उसमें हुआ क्या कि एक रॉलेट एक्ट लग गया था, जिसे हम लोग भारतीय इतिहास में काला कानून कहते थे, जिसमें कहा जाता था कि नो वकील, नो दलील, नो अपील। और उसी के खिलाफ वहां पर आंदोलन हो रहा था। और एक और बड़ा बात था कि उस दिन बैसाखी का मेला था। उस मेले में बहुत सारे बच्चे, बुजुर्ग, औरत, बूढ़े सब आए थे और आंदोलन भी हो रहा था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ कि जनरल डायर आया, अपने सारे सैनिकों को ऑर्डर दे दिया कि गोली चलाओ। और आप लोगों को पता होगा कि 10 मिनट में 1600 राउंड गोलियां चली थी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जालियांवाला बाग में 379 लोग की मृत्यु हुई और 1208 घायल हुए, जबकि सही में 1200 लोगों की मृत्यु हुई थी और 3600 लोग घायल हुए थे। और मैं यहां आप लोगों को यह जालियांवाला बाग इसलिए याद दिलाने आया हूं कि उस समय हमारे अधिकार जब छीन लिए गए थे तो मान लीजिए कि अभी ऐसा हो जाए कुछ कांड, सरकार के पुलिस जो है, सरकार द्वारा स्थापित जो कानून है, जो पुलिस है, उसके द्वारा अगर ऐसा बर्बरता हो जाए तो अभी हम लोगों को बहुत सारा मुआवजा मिलेगा, बहुत सारा उसको क्षतिपूर्ति देगी सरकार, उसके बाद नौकरी देगी। लेकिन यहां पर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, किसी के परिजन को कुछ नहीं मिला और कोई भी कुछ अपील नहीं कर पाया, क्योंकि अधिकार नहीं था हमारे पास, अधिकार छीन लिया गया था। और जब अधिकार छीन लिया गया था तो देखिए क्या हाल होता था हम लोगों का। वहां पर अच्छे अच्छे जगह पर लिखा जाता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्ते नहीं आ सकते यहां पे। फिर और आगे देखिए रॉयल शिमला क्लब, शिमला में जो अच्छे अच्छे जगह थे उसमें लिखा हुआ है नो डॉग्स एंड इंडियंस। जब हमारे अधिकार छीन लिए जाते हैं तो कुछ ऐसी स्थिति होती है, मतलब जानवर से भी बदतर हम लोग का स्थिति हो जाता है। कुत्ते के समान हम लोग का जीवन था। और एक और घटना के पास आपको ले चलता हूं। बात है 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001 में हुआ था क्या
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसमें क्या हुआ, लश्कर-ए तैयबा नाम का एक आतंकी संगठन था, उसका जो हेड था, सरगना था, वो उसका नाम था लादेन, और उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को कुछ एरोप्लेन हाईजैक करके, और ये इस तरह का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, अमेरिका में सबसे ऊंचा बिल्डिंग था, और ये एक तरह से जुड़वा बिल्डिंग था, 100 मंजिला इमारत था ये, और लादेन जो है एरोप्लेन से इसको हाईजैक करके और इसमें टकरा दिया, तीन चार एरोप्लेन को हाईजैक किया था, और दोनों का दोनों बिल्डिंग आधे घंटे के अंदर ध्वस्त हो गया। तो चूंकि अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर था, शक्ति था, और अभी भी है, नो डाउट, और अमेरिका में जब ऐसी घटना हुई तो अमेरिका बौखला गया, और अमेरिका जब बौखला गया तो दुनिया के बहुत सारे कंट्री में घूम घूम कर जिस जिस पर संदेह होता था उसमें से 600 व्यक्तियों को पकड़कर एक जेल है गुआंतनामो बे जेल, गुआंतनामो बे जेल, जो कि अमेरिका के अधीन है, और ये क्यूबा एक देश है, उसके जस्ट बगल में एक द्वीप है गुआंतनामो बे, इसी में ये जेल स्थित है। और यहां पर बिल्कुल ही उस 600 व्यक्ति को रख के इतना ज्यादा अमानवीयता दिखाया गया, इतना ज्यादा क्रूरता दिखाया गया कि उसकी रूह तक कांप गई, और वहां के 600 व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति भूख हड़ताल पे हो गए। जब भूख हड़ताल किए तो उसको तोड़ने के लिए यहां पर देखिए नाक में फूड पैप देके उसके हड़ताल को तोड़ा जा रहा है, और यही कुछ स्थिति हमारे भारत में भी भगत सिंह की याद दिलाती है। भगत सिंह जब भूख हड़ताल पे थे तो इसी तरह से जबरदस्ती उनके साथ किया जा रहा था, नाक में फूड पैप घुसा के लिक्विड तरीके से उसको जिंदा रखने के लिए, जिससे कि भूख हड़ताल ना हो सके, और कुत्ते से कटवाता था। यानी कि मैं यहां पे ये दिखाना चाहता हूं कि अगर अधिकार क्यों जरूरी है, अधिकार अगर न रहे तो आदमी का जीवन कैसा हो जाता है। इन दो उदाहरणों से आपके सामने प्रस्तुत था। अब चलते हैं अधिकार का क्या अर्थ होता है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं बच्चों, कि मनुष्य को अच्छे ढंग से जीने के लिए, अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता की जरूरी है, और जो जो स्वतंत्रता की जरूरी है उसमें जिस जिस स्वतंत्रता पर राज्य अगर मुहर लगा दे तो वो हमारा अधिकार हो जाता है। मान लीजिए कि आपको वैसे तो करने का बहुत कुछ मन करता है लोगों को, अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए बिल्कुल तो बहुत सारे काम करने का मन करता है, तो जो जो काम सरकार राज्य कहती है कि ये काम आप कर सकते हैं वही आपका अधिकार है, और जो नहीं कर सकते हैं वो अपराध हो जाएगा। तो जब उसको राज्य और समाज मान्यता दे दे तो अधिकार बन जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य ही देता है देता है संविधान, लेकिन राज्य उसको सिर्फ मान्यता देता है। यह है अधिकार का अर्थ। अब चलते हैं बच्चों कि अधिकार की परिभाषा लास्की महोदय ने अधिकार की परिभाषा दी कि जीवन की वे परिस्थितियां हैं अधिकार जिसके बिना मनुष्य अपना कोई विकास ही नहीं कर पाएगा, पूर्ण विकास हो ही नहीं सकता है। लास्की महोदय ने ऐसा परिभाषा दिया। उसके बाद बारकर महोदय ने दिया कि अधिकार न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित रहते हैं। फिर गार्नर महोदय वो बोले कि अधिकार वे शक्तियां हैं जो नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के कार्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है। अब देखते हैं बच्चों कि मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए वही मौलिक अधिकार है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि अधिकार और मौलिक अधिकार इन दोनों में कुछ खास अंतर है, वो अंतर हम जानेंगे। पहले ये जानते हैं कि मौलिक अधिकार का क्या अर्थ होता है, मौलिक अधिकार को मौलिक ही क्यों कहा गया। तो इसका बहुत सारा कारण है। मौलिक अधिकार को मौलिक कहने के पीछे यह है कि सबसे पहले संविधान जो है हमारा भारत का संविधान, उसको भी मौलिक विधि कहा जाता है। मौलिक विधि के अंदर जो अधिकार दिया गया मौलिक अधिकार हो गया, सिंपल सा। दूसरा, ये मौलिक इसीलिए है क्योंकि बेसिक नीड्स है। ये बेसिक नीड्स, जिस तरह से आदमी को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए होता है, इसके बिना आदमी जी नहीं सकता है, ठीक उसी तरह से अच्छे ढंग से जीने के लिए मनुष्य को जिस तरह से सांस, ऑक्सीजन चाहिए और पानी चाहिए, उसी तरह से यह अधिकार है। अगर यह अधिकार नहीं रहेगा तो जानवर से भी बदतर हो जाएगा। तो ठीक वही बेसिक नीड्स वाला जो मूल मौलिक आवश्यकता है हमारा, इसी कारण से यह हमारा मौलिक अधिकार है। इसके कारण हमारा चहुमुखी विकास होता है, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, भौतिक विकास। और दूसरा कि इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, और मौलिक अधिकार को प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त है, और सर्वोच्च न्यायालय इसको देता है। सर्वोच्च न्यायालय इसका रक्षक है।
अब चलते हैं कि अभी मैंने जस्ट बताया कि अधिकार और मौलिक अधिकार, इस दोनों में क्या अंतर है। तो अधिकार यह है कि साधारण कानूनी अधिकार को राज्य किया जाता है, राज्य द्वारा लागू करता है और इसकी रक्षा की राज्य द्वारा, जबकि मौलिक अधिकार को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है और संविधान द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब साधारण कानूनी अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं, जब वो देता है तो उसके परिवर्तन भी कर सकता है राज्य, लेकिन मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन आवश्यक है और संविधान में संशोधन बहुत ही हार्ड प्रक्रिया है भारत में। तो इस तरह से अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर कि अधिकार कहां से शुरुआत हुआ। सबसे पहले तो सबसे पहले अधिकारों की मांग तो आपको मैंने बताया लिच्छवी गणतंत्र 2500 साल पहले था, उसमें हो गया था बौद्ध के समय में। लेकिन आधुनिक समय में जब देखें तो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा जो है किंग जॉन 1215 ईस्वी में एक लिखित रूप में अपने नागरिकों को अधिकार दिया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। और आपके सामने यह प्रस्तुत है 1215 ईस्वी का अधिकार पत्र लिखा हुआ जो घोषणा पत्र है, यह आपके सामने है और इसमें किंग जॉन द्वारा लिखित रूप में अधिकार दिया गया नागरिकों को। इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को, जिसमें कि मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है, इसे भी भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा 1215 में दिया गया था, इसीलिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को भी कहा जाता है। अब चलते हैं मौलिक अधिकार की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब कोई आप ब्रांडेड चीज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, पंखा खरीदते हैं, तो आपके साथ एक वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड भी दिया जाता है। ठीक वही मौलिक अधिकार के साथ है। मौलिक अधिकार जब हमें संविधान देता है तो उसके साथ एक गारंटी कार्ड भी देता है, जिसके कारण अगर आप टीवी जब खरीदते हैं तो निश्चिंत रहते हैं कि 2-3 साल में कुछ भी खराबी हो जाए आराम से दुकान जाएंगे, ठीक कराएंगे फ्री में। और लेकिन जब मूल अधिकार हम लोगों को दिया गया है तो जीवन भर के लिए, जब तक मर न जाए तब तक वो गारंटी कार्ड काम करता है। और वो गारंटी कार्ड क्या है? वही गारंटी कार्ड है रीट्स, जो न्यायालय के थ्रू हम लोग जाते हैं और न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, न्यायालय हम लोग को न्याय देती है। वही रीट लेकर जो आया है ये मौलिक अधिकार, वही रीट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसके बिना मौलिक अधिकार शून्य हो जाएगा। तो यही गारंटी कार्ड है। तो अब देखते हैं कि मौलिक अधिकार की विशेषता इसी गारंटी कार्ड के साथ देखते हैं। तो मूल अधिकार जो है उस पर यह अस्थायी नहीं है, संसद संविधान संशोधन के माध्यम से उसे कटौती भी कर सकता है। और मौलिक अधिकार इतने ज्यादा खास हैं कि मौलिक अधिकार में जो सबसे मेन अधिकार जिसको कहा जाता है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 20-21 में है, और शिक्षा का अधिकार 21 में है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, चाहे राष्ट्रीय आपात कभी भी लग जाए। और राष्ट्रीय आपात आप जानते हैं 352, 356 और 360, ये तीनों राष्ट्रीय आपात लगते हैं इस तीनों के माध्यम से। तो राष्ट्रीय आपात भी लग जाए अगर, तब भी हमारा जो 20 और 21 आर्टिकल है इसको खत्म नहीं किया जा सकता। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको गारंटी दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ही इसका संरक्षक है। तो अब चलते हैं आगे कि मौलिक अधिकार का वर्गीकरण, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है हमारे देश में। संविधान हमें जो मौलिक अधिकार दिया है उसका कहां से कहां वर्गीकरण है। तो हमारे संविधान, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो दिया गया है 12 से 35 तक दिया गया है। आर्टिकल 12 से 35। 12 से 35 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे 12 से 35 तक तो मौलिक अधिकार दिया गया है। उसमें 14 से जो 32 है वही मौलिक अधिकार का आर्टिकल है, 14 से 32, जिसमें कि चौदह से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और 29-30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है।
और 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे संविधान में दिया गया है। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, ये जो चैप्टर है हमारा, इसको हम पार्ट बाय पार्ट चर्चा करेंगे। तो आज का मेरा विषय है बस समानता का अधिकार ही हम आज वर्णन करेंगे। इसमें 14 से 18 समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे कि चूंकि 12 से 35 था, तो इसमें 12 और 13 क्या है। तो 12 और 13 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 और 13 इसको भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि ये 31 कहां गया। 31 बीच में 31 गायब है, ये क्या हुआ। तो हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, 7, और 44वां संविधान संशोधन, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300A जो कानूनी अधिकार है उसमें डाल दिया गया। और इसके साथ ही ये जब हट गया मौलिक अधिकार से, तो मौलिक अधिकारों की संख्या हो गई 6, 1 2 3 4 5 6। और इसमें आर्टिकल 31 के साथ साथ 19 का F भी हट गया। इस दोनों को हटाकर 300A में डाल दिया गया। यह है हमारा 6 अधिकारों का वर्गीकरण। अब संविधान में क्या है, 6 अधिकार है, पहले 7 अधिकार थे। तो अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल 12 क्या है। आर्टिकल 12 क्या है। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा तो यूं अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी, लेकिन भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा कुछ अलग ही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य वो है जो सरकार को प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से प्रभावित करे, वो भी राज्य है। जैसे हाल फिलहाल बीसीसीआई आप लोग जानते होंगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसे भी ऑर्डर दिया गया था कि आप जो है आरटीआई का जवाब दीजिए। अभी आपको भी आरटीआई का जवाब देना पड़ेगा, बीसीसीआई को भी, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। यानी कि आर्टिकल 12 के तहत यह बताया गया कि राज्य क्या है। राज्य वो सभी संस्थाएं हैं जो भारत सरकार के अधीन है, राज्य सरकार के अधीन है और सरकार को प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से प्रभावित करता है, वो सब राज्य है। और इसके अंतर्गत विधि की भी परिभाषा दी गई है। अब चलते हैं 13, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 है न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार, जो कि आर्टिकल 13, 226 और 32 ये तीनों जो है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इसका पावर है। आर्टिकल 32 और 13 सुप्रीम कोर्ट है और ये 226 जो है वो हाई कोर्ट का पावर है। इसके माध्यम से क्या करता है, इसके माध्यम से आर्टिकल 13 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, सरकार के 3 अंग होते हैं आप लोग जानते होंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस तीनों पर कंट्रोल करता है ये आर्टिकल 13 से संविधान। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है संविधान कि आप संसद के तीनों, जो सरकार के जो तीनों अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस तीनों को अपने हद में रहने के लिए, अपने औकात में रहने के लिए कहता है ये। आर्टिकल 13 इतना इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 13 इतना ही इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें यह कहता है कि हम कोई भी कानून बना दें उस पर फिर से हम विचार कर सकते हैं। यही है न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार। अगर ये ना रहे तो संविधान का कोई वैल्यू नहीं, मौलिक अधिकार शून्य हो जाएगा, क्योंकि यही तो है आर्टिकल 13 का इंपॉर्टेंट। और आर्टिकल 13 यह भी कहता है कि संविधान बनने से पहले, आजादी के पहले से भी जो कानून चला आ रहा था, कुछ कानून ऐसे हैं जो संविधान बनने के पहले से भी चला आ रहा है, जैसे आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। आईपीसी 1862 ईस्वी से चला आ रहा है और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 1872 से। ये भारतीय संविधान लागू होने से पहले से चला रहा है। तो इसमें ये 13 ये कहता है कि चाहे पहले से कोई नियम कानून चल रहा हो या बाद में कोई भी कानून बने, अगर वो मौलिक अधिकार से अलग हो
तो मौलिक अधिकार से वो असंगत हो जाता है, शून्य हो जाता है अपने आप। जो कोई कानून बने और मौलिक अधिकार से अलग हो जाए, मौलिक अधिकार को काटे, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे, वो कानून अपने आप रद्द हो जाएगा। यह आर्टिकल 13 कहता है। और आर्टिकल 13 यह भी कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून बना ही नहीं सकता है जो मौलिक अधिकार का हनन करे। मान लीजिए कि कोई राज्य यह नियम बना दे कि आज से 13 साल का हर बच्चा अपने राज्य में कारखाना में काम करना शुरू कर देगा। तो ये नियम राज्य बनाया लेकिन अपने आप खत्म हो जाएगा, उसका चालू ही नहीं हो, क्योंकि मौलिक अधिकार में बताया गया है कि 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, उसे कोई जोखिम भरा काम नहीं कराया जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आगे बढ़ेंगे हम लोग 23-24 में, आर्टिकल 23-24 में। तो ऐसा मैं उदाहरण के साथ ये बताया कि अगर कोई भी कानून राज्य बनाए जो मौलिक अधिकार का हनन करता हो तो वो अपने आप रद्द हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये है हमारा मौलिक अधिकार का आर्टिकल 13। अब है आर्टिकल, अब आते हैं हम लोग समानता का अधिकार पर, आर्टिकल 14 से 18। समानता का अधिकार, समानता या समता का अधिकार कहते हैं इसको। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 14 का। 14 में दो बातें लिखी गई है। 14 में है कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, दो बातें इसमें लिखी गई है कि कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है और कानूनों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से ली गई है। कानून के समक्ष समानता का मतलब यह है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर जो कानूनों का समान संरक्षण जो अमेरिका से लिया गया है वो कुछ और भी कहता है। वो कहता है राज्य अगर चाहे तो भेदभाव कर सकती है, लेकिन वो भेदभाव सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक भेदभाव हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी, एक लंगड़ा आदमी है और कोई सही सलामत आदमी है, दोनों को अगर एक ही दौर में हम दौड़ा देंगे तो लंगड़ा आदमी के लिए तो इजी कानून बनाना पड़ेगा, सही सलामत आदमी के लिए हार्ड कानून बनाना पड़ेगा। तो राज्य अगर चाहे तो सकारात्मक भेदभाव कर सकती है। जैसे आप भी देख लीजिए, जब यहां सिपाही की भर्ती में दौड़ होता है तो लड़कियों के लिए क्या होता है, 4 मिनट में 600 मीटर दौड़ती है लड़कियां, वही लड़का 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ता है सिपाही भर्ती में, आप जानते होंगे। तो देखिए अलग अलग है। अगर ये एक समान बिहेव करे कानून तो लड़की के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि उसका उस तरह से क्षमता नहीं है। तो यहां पर इसीलिए ये कानून का समान संरक्षण का मतलब यह है कि एक परिस्थिति में कानून, एक राज्य एक साथ बिहेव करेगा। अगर एक जैसी परिस्थिति है लोगों की तो उसके साथ एक समान व्यवहार करेगा, अलग अलग परिस्थिति है तो अलग अलग व्यवहार करेगा। यही है कानूनों का समान संरक्षण। तो ये आर्टिकल 14 है। अब चलते हैं आर्टिकल 15। आप लोग जानते होंगे कि आर्टिकल 15 जो है, हाल फिलहाल एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना का, आर्टिकल 15, उसमें भी इन सबों को दिखाया गया था। आर्टिकल 15 ये कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और क्षेत्र के आधार पर कोई भी आदमी, कोई भी राज्य, कोई भी समाज आपके साथ व्यवहार नहीं कर सकता, गलत भेदभाव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 को सामाजिक समानता भी कहते हैं। सामाजिक समानता, आर्टिकल 15 यानी कि समाज आपके साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार और जन्म क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें यह है कि इसमें और भी है कि समाज आपके साथ इस आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकता कि आपको सार्वजनिक कुआं, घाट, मंदिर, इन सब जगह पर जाने से नहीं रोक सकता। सार्वजनिक घाट पर स्नान करने से नहीं रोक सकता है, सार्वजनिक कुएं पे जाने से नहीं, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल पर जाने से नहीं रोक सकता है राज्य आपको, क्योंकि सामाजिक भेदभाव नहीं हो सकता आपके साथ। और इसके बाद है कि हाँ, एक और बात है इसमें अपवाद में कि अगर राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के साथ विशेष उपबंध कर सकता है। इसमें लॉजिकल ये है कि सार्वजनिक जो मनोरंजन स्थल है, हो सकता है कुछ मनोरंजन स्थल ऐसे हों जो बड़े लोगों के लिए हो, बच्चे वहां जा नहीं सकते, इसीलिए राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के साथ विशेष उपबंध कर सकता है। और
आर्टिकल 15 ही है वो जिसमें कि महिलाओं के लिए आरक्षण यहीं से शुरुआत हो गया था, आर्टिकल 15 से। आर्टिकल 15 में महिलाओं के लिए आरक्षण और बच्चों के लिए विशेष सुविधा आर्टिकल 15 से ही दिया गया। और आर्टिकल 15 में जो सबसे मेन है वो है आर्टिकल 15 का 4 और 15 का 5। इन दोनों में जो कुछ बातें हैं उसमें हुआ क्या कि आर्टिकल 15 का जो 4 है, इसी कारण से 1951 में संविधान का प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। मौलिक अधिकार के कारण ही संविधान में संशोधन करना पड़ गया। और पहला संविधान संशोधन में क्या हुआ कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ और एसटी, एससी और ओबीसी के लिए विशेष उपबंध दिया गया। हाल आप लोग देखते होंगे जब कहीं आप लोग स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के टाइम में अगर एंट्रेंस टेस्ट होता है तो एससी, एसटी इन दोनों के लिए अगर 100 में 100 नंबर फुल मार्क है तो अगर एससी एसटी के लिए 60 नंबर चाहिए तो एसटी के लिए 55 नंबर चाहिए, वहीं ओबीसी के लिए 75 नंबर चाहिए, वहीं जनरल के लिए 90 नंबर चाहिए। तो ये तो सरासर दिख रहा है भेदभाव, लेकिन ये भेदभाव नहीं है। यहां पर बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एससी एसटी जिसको हम लोग हरिजन वर्ग कहते हैं उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार होता था हमारे देश में। और हम इसका जीता जागता उदाहरण हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। उन्हें कॉपी, कलम, किताब, बेंच तक छूने की इजाजत नहीं थी स्कूल में, और क्लास में उसको एंटर करने नहीं दिया जाता था उनको। क्लास में जहां पे क्लासरूम शुरू होता था वहीं वो नीचे में बैठ के पढ़ाई करते थे। कलम तक छूने की इजाजत नहीं थी, तो कोई टहनी को तोड़ के वो इंक में डुबो के पत्ते पे लिखते थे, क्योंकि कागज में छूने का अधिकार नहीं था उन्हें। पत्ता पर लिखते थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, जिनके कारण हम लोग यहाँ पे हैं, खुला सांस ले रहे हैं, खुले तौर पे चल रहे हैं। और आजादी से पहले हम लोग को ऐसा नहीं था। अंग्रेज जब चाहते थे तब पीट देते थे, जब चाहते थे जब अमानवीयता दिखाते थे। और आज देखिए हम लोग खुला सांस ले रहे हैं, वो बस उन्हीं की बदौलत है। तो ये एससी एसटी ओबीसी के साथ बहुत ही ज्यादा, एससी एसटी के साथ खास करके बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ समाज में। पहले तो समाज 4 वर्ग जो था वो कर्म के आधार पर बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन कर्म करते 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 वो जाति में कब बदल गया पता ही नहीं चला लोगों को। और एसटी एसटी को सबसे हे दृष्टि से देखा जाने लगा। एससी खास करके जो हरिजन वर्ग थे, जिनको गांधी जी ने हरिजन वर्ग की संज्ञा दी थी, और उसी को कुछ बांटने का प्रयास भारत सरकार ने किया कि देखिए सदियों से तो आपको हम बहुत सताए, तो कम से कम हमारे वर्ग में आइए। इसी कारण से आरक्षण दिया गया उन लोग को कि आप लोग को थोड़ा सा भी पढ़ लीजिए तो आप लोग सक्सेस हो जाइए। तो यही है आर्टिकल 15 ही है वो जो भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से एसटी एसटी ओबीसी के लिए विशेष उपबंध किया। और ये 15 का जो 5 है वो ये है कि बड़े बड़े उच्च शिक्षण संस्थान में भी ऐसा होता है। हुआ क्या कि मनमोहन सिंह की सरकार थी हाल फिलहाल 2006 ईस्वी की बात, एक लड़की जो है एम्स में एडमिशन नहीं हो रहा था उसका, तो उन्होंने उस लड़की ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। तो बाद में 93वां संविधान संशोधन हुआ 2006 में, और उसमें उच्च संस्थानों में भी एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण दिया गया। क्योंकि संविधान जब बना था तो यह था कि बस शैक्षिक छोटे छोटे जो स्कूल कॉलेज है उसमें प्रवेश के लिए ही होगा, छोटे छोटे शिक्षण संस्थान में। लेकिन 2006 में संविधान संशोधन जब हुआ तो आईआईटी, एम्स, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सबों में भी एडमिशन में एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सुविधा कर दी गई। यह है आर्टिकल 15। तो ये इस तरह से आर्टिकल 15 का 4 और 5। अब चलते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, और इसको आर्थिक समानता भी कहते हैं। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, इसको आर्थिक समानता भी कहते हैं। इसमें यह है कि राज्य के अधीन कोई भी पद पर नियोजन जब होता है, भर्ती प्रक्रिया, नौकरी वाला जो पद होता है, उसमें सभी लोगों के लिए समान योग्यता होगी। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पे? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। यह है कि सरकार अगर चाहे, 16 का 4 यह कहता है, सरकार अगर चाहे तो अपने राज्य के कुछ नागरिकों को आरक्षण दे सकता है, पहले आरक्षित करेगा। जैसे आप लोग देखे होंगे झारखंड, बिहार, यूपी, कहीं भी आप अगर जाएंगे, दूसरे राज्य का विद्यार्थी अगर हमारे राज्य में आता है
तो उसको जनरल की तरह बिहेव होता है, आरक्षण आरक्षण नहीं मिलता है। लेकिन हमारे बिहार के विद्यार्थियों को कुछ पहले आरक्षित होगा वो, यानी कि राज्य अगर चाहे तो अपने नागरिकों को पहले सुविधा दे सकता है, और जिसका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यह है आर्टिकल 16 का 1 और 2, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे 4, 16 का 4। तो यह है अवसर की समता, यानी कि नौकरियों में समानता, यानी कि नौकरी में जो फॉर्म जब हम लोग भरते हैं तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया जाता है कि इतना डिग्री रहेगा तभी आप लोग पास करेंगे। तो वो उसमें ऐसा नहीं कर सकता है कि आप हिंदू हैं तो आप नहीं दे सकते हैं, मुस्लिम के लिए ही है बस ये एग्जाम, ये इस जाति के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता है राज्य, भेदभाव बिल्कुल ही नहीं कर सकता है, सभी व्यक्ति समान है। और 16 का 4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 का 4 जो आर्थिक समानता में है, इसमें यह है कि SC ST के लिए जो पदोन्नति का मामला, पदोन्नति मतलब यह होता है कि नौकरी जब कोई ले लिया, जैसे कि कोई DSP बन गया और उसमें एक SC बना DSP और कोई जनरल बना DSP, तो इसमें भी है पदोन्नति के मामले में भी आरक्षण है। SC जो है DSP बनेगा, SC ST अगर, तो ये 3 से 4 साल में SP बन सकता है, UPSC का एग्जाम देके आया अगर तो। लेकिन ये जनरल बेचारा DSP जो है, इसको लग जाएगा 10 साल, लगभग 7 से 8 साल लग सकता है, क्योंकि यहां पर पदोन्नति के मामले में भी 16 का 4 कहता है कि SC ST को आरक्षण देने का प्रावधान कर सकता है, और राज्य नहीं करेगा, जब भी करेगा इसमें तो संसद करेगा, और उसमें अगर कुछ हनन होता है किसी का तो सर्वोच्च न्यायालय उसका रक्षक है। और फिर और यही 16 है जिसके कारण OBC को भी आरक्षण दिया गया। आप लोग को पता है सबसे पहले काका कालेलकर समिति आया था, उसके बाद बहुत प्रक्रिया चलता रहा, बाद में मंडल कमीशन जो है उसकी सिफारिश 1991 ईस्वी में 27% आरक्षण OBC को दिया गया। बहुत ज्यादा वाद विवाद हुआ, उसके बाद 27% आरक्षण 91 ईस्वी में मंडल कमीशन की सिफारिश पर दिया गया। अब ये क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि बाद में जब देखा गया तो OBC भी जो है उसमें OBC का 2 वर्ग बनाया गया, OBC के 2 वर्ग बनाए गए, एक बनाया गया क्रीमी लेयर, एक बनाया गया नॉन क्रीमी लेयर। यानी कि OBC को जो आरक्षण दिया गया 27% वो आर्थिक तरीके से दिया गया, जो क्रीमी लेयर होते थे उनको आरक्षण नहीं दिया गया। यानी कि हाल फिलहाल ये नियम कानून जो लगा हुआ है कि जिसके घर में 5.5 लाख रुपया इनकम हो सालाना, उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, OBC रहे तब भी। लेकिन जो उसे कम कमाता है वो नॉन क्रीमी लेयर में आता है, उसी को आरक्षण है। ये मंडल कमीशन में जो 27% आरक्षण दिया गया OBC को, इन 2 आधार पर दिया गया। ये था क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर को ही आरक्षण दिया जाएगा। यह था आर्टिकल 16 का 4। अब चलते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अर्थ होता है एक तरह से छुआछूत मानना। छुआछूत का क्या अर्थ होता है? तो यदि कोई समुदाय कार्य के आधार पे, परंपरा के आधार पे, जाति के आधार पे एक दूसरे के खिलाफ छुआछूत मानता हो तो इसी चीज को, इसी व्यवस्था को अस्पृश्यता कहते हैं, और उसका अंत कर दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तो उन्हें जो है क्लास में दूर रखा जाता था सबसे। वो क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे और वो हरिजन वर्ग में आते थे। तो एक बार की बात है, जब वो स्कूल से लौट रहे थे अपने बड़े भाई के साथ, तो शाम हो गई घर जाते जाते, तो एक बैलगाड़ी वाला उधर से आ रहा था, तो उनको बोले कि बैलगाड़ी वाले साहब को बोले, गाड़ी बांध भैया, हमको ले चलिए, लेट हो रहा है, हमको देर हो रही है। तो बैलगाड़ी वाला उसको बैठा लिया और रास्ते में पूछने लगा बैलगाड़ी वाला कि किसके यहां जाना है, कौन सा काम है। जब ये लोग बताए कि इसके यहां जाना है, और जब बैलगाड़ी वाला पूछा कि कौन लगते हैं वो तुम्हारे, तो बोले पिताजी। उसके बाद जैसे ही सुना बैलगाड़ी वाला कि अरे ये तो महार जाति का है, ये खुद है, उसके बाद बीच रास्ते में बैलगाड़ी से उतर गया और बोला कि अगर तुम लोग नहीं उतरोगे तो हम ही भाग जाएंगे बैलगाड़ी छोड़ के। ऐसा ऐसा
छुआछूत माना जाता था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने बड़े भैया से पूछा जब स्कूल में थे वो, कि ऐसा क्या हुआ हम लोग के साथ जो गाड़ी वाला छोड़ के भाग गया हमको या भागना चाहता है। तो ये समझ में नहीं पा रहा था और इतना ज्यादा छुआछूत का व्यवहार होता था। आप लोग जानते हैं कि सार्वजनिक घाट पर ब्राह्मण जब नहाते थे तो उसमें SC ST ये जो हरिजन वर्ग के लोग थे वो नहीं नहा सकते थे, और बाय चांस गलती से उसी समय आ गया तो उसकी बहुत पिटाई होती थी। ये सब बहुत ही गलत प्रथा थी हमारे समाज में। लेकिन क्या आप लोग क्या समझते हैं क्या कि संविधान लागू हो गया और सब कुछ मिट गया? बिल्कुल नहीं। संविधान जब लागू हो गया तो लिखित रूप से सरकार ने चाहा कोशिश करने के लिए दूर करने का, लेकिन व्यवहार रूप से बहुत बहुत दिन लग गए और अभी तक कहीं कहीं भारत में ऐसा माना जाता है। मुझे याद है हाल फिलहाल मैं जब गांव गया था, मेरा गांव पूर्णिया जिला है, तो उसमें एक छोटा सा बच्चा जो 2 क्लास में पढ़ता था उसने मुझे बोला क्या कि बसंत भैया जानते हैं ये लड़का जो है इस आइसक्रीम वाला का भी आइसक्रीम खा गया। तो बोले क्या दिक्कत है? तो बोला वो आइसक्रीम वाला जो है ना वो दूसरे कास्ट का है, नीचे कास्ट का। मैं यहां नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि क्लास हो रहा है तो जाति का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो लड़का उसको सीधे बोलता है कि इस जाति का लोग है, उसका आइसक्रीम कैसे खा लिया ये। तब मुझे बहुत ही ज्यादा अचंभा हुआ कि अभी 2 क्लास का बच्चा, उसमें भी गांव में रहने वाला नया पीढ़ी है, उसके मन में ऐसा जहर कैसे भरा जा रहा है। यानी कि मैं यहां कहने का मतलब यह है कि संविधान लिखित रूप में तो कुछ और है, व्यवहार रूप में कुछ और है। जब व्यवहार रूप में हो जाएगा, व्यवहार रूप में जब अक्षरशः सत्य हो जाएगा हमारा संविधान, तो अमेरिका भी पीछे हो जाएगा हमारे भारत से। वही व्यवहार रूप में करने की जरूरत है। और यहां पे मैं आपको यहां पे स्लाइड के माध्यम से दिखा रहा हूं। यहां पे एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपना आत्मकथा लिखते हैं, जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि भी कुछ इसी तरह से जीवन जिए जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक इसमें आत्मकथा में वो लिखते हैं कि डॉक्टर ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जब 9th क्लास में पढ़ रहे थे तो इसके प्रिंसिपल, और ये जाति के थे चूहर जाति, चूहार जाति एक होता है, वो हरिजन वर्ग में आता है। तो ये इनके प्रिंसिपल इनको झाड़ू थमा देते थे और पूरी गर्मी में पूरा स्कूल का बरामदा मैदान झाड़ू लगाते रहो, सारे बच्चे पढ़ते रहेंगे, और ये झाड़ू लगाते थे। फिर दूसरे दिन आए, फिर झाड़ू दे दिया प्रिंसिपल ने, बोला झाड़ू लगाओ। तीसरा दिन आया, सोचा कि पढ़ने के लिए मिलेगा, क्लास के कोने में बैठ गया जाके पढ़ने। तो पता चला कि कोने में जाके बैठ गया। प्रिंसिपल उसको गर्दन पकड़ के निकाला और बोला झाड़ू पकड़ो, तुम्हारा काम यही है, पढ़ के क्या करोगे। और ये बात है कब? 1965-66 की बात है, जब ये 9th क्लास में थे। यानी कि भारत संविधान लागू हो गया 1950 में, और 15-20 साल बाद भी ऐसा हो रहा है। ये कहते थे क्या कि आप लोग जानते होंगे कि गांव में जब कोई फंक्शन होता है, भंडारा होता है, भोज होता है, तो सुबह सुबह कुछ वही हरिजन वर्ग के लोग आते हैं बर्तन लेके। आप लोग देखे होंगे गांव में। हाल फिलहाल मेरी 2 साल पहले मेरी नानी जी का डेथ हुआ, मैं भी गया। तो नानी जी की डेथ में जो भोज हुआ उसके सुबह सुबह ये लोग आ गए। तो बड़े बुजुर्ग हमको कहते हैं कि दीजिए लेकिन दूर से दीजिएगा, उसके बॉडी में भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बर्तन में भी टच नहीं होना चाहिए। ये है छुआछूत। अभी की बात है, 50 में संविधान बना और 2019 ईस्वी की बात है, मेरी नानी जी का डेथ हुआ तो मैंने ऐसा देखा। अब समझ में आ रहा है कि क्या है ये छुआछूत। छुआछूत का अंत कर दिया गया है संविधान के द्वारा, लेकिन व्यवहार रूप में कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन उम्मीद तो सकारात्मक ही दिखनी चाहिए। तो इसमें यह बात है कि क्या है अस्पृश्यता का अंत, कि इसमें यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ इन मामलों में कि अगर उसको सार्वजनिक कुएं में जाने से रोकता है, जातिगत टिप्पणी करके, नौकरी के माध्यम से जातिगत टिप्पणी करता है, तो उसके खिलाफ एक अधिनियम बना 1955 में, अस्पृश्यता और अपराध अधिनियम। और उसमें सबसे पहले जब संविधान बना था तो 1955 में जब यह अधिनियम बना था तो उसमें 6 महीने का जेल और 500 रुपया का जुर्माना था। लेकिन 1976 ईस्वी की बात है, उसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, और इसमें कारावास का बढ़ा दिया गया, 2000 रुपया कर दिया गया और 2 साल कर दिया गया, और या नहीं तो दोनों कर दिया गया। यह है आर्टिकल 17 में ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे तो उसको यह सब सजा मिल सकती है। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा केस स्टडी में बताता हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस में अगर नंबर लाना है तो बहुत सारी बातें सिर्फ बोलने से अच्छा है, कुछ केस स्टडी दीजिए।
केस स्टडी उसको कहते हैं जो आप अपने समाज में आसपास देखते हैं। जब एग्जाम में आप पेपर लिख रहे होते हैं तो इस तरह से आप लिखेंगे केस स्टडी। केस स्टडी लिख के समाज में आप वो लिख सकते हैं। जैसे हाल फिलहाल मेरे पास दो केस स्टडी है। एक है लैंगिक भेद का। लैंगिक भेद मतलब कि हुआ क्या कि जनकपुर में मैं रहता हूं। जनकपुर में एक लेडी है, उसके 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तीनों बेटी को वो काम पे लगाती है, कहती है जाके जाओ उसके घर में पूछा उछा लगा के पैसा उसा कमाओ। पूरा का पूरा नौकरानी बना दी है वो, और बेटा को इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ये लैंगिक भेद स्पष्ट दिखता है। तो मैं यहां अस्पृश्यता का अंत के बारे में बात कर रहा था। मेरे एक भैया हैं जो अभी जमशेदपुर में प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। वो एससी जाति के हैं। रांची में जब वो रहते थे तो रांची में अपना सर्टिफिकेट एफिडेविट कराने गए। पहले कुछ समय पहले सर्टिफिकेट सब एफिडेविट कराने जाते हैं गजेटेड ऑफिसर से। आप लोग जानते होंगे कि गजेटेड ऑफिसर से एफिडेविट कराते हैं। तो ऐसा जैसे ही वो गए तो जब वो देखे उसमें कि कौन सा कास्ट है तो तुरंत बोला कि तुम ही हो, ये तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरा टेबल छू लेने का, दूर निकलो, वहां से दूर जाओ। सोचिए अभी ये 10 साल पहले की बात है। इसी को कहते हैं, और इसी को अगर आप लिख देंगे नाम के साथ, ये केस स्टडी कहलाता है। और ये केस स्टडी लिखने पर आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। 10 में 10 कैसे नंबर लाएं 12 के एग्जाम में, तो ये कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए आपके कॉपी में। केस स्टडी इसी को कहते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के सबसे लास्ट अनुच्छेद पर, आर्टिकल 18। इसमें है उपाधियों का अंत। अब ये उपाधि क्या होता है? तो भारतीय संविधान लागू होने से पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों के जो चाटुकार थे, अंग्रेजों का प्रशंसा करते थे उसके सामने, तो वो अंग्रेज उससे खुश होकर उपाधि दे देते थे, उपाधि से सम्मानित करते थे। और जो कोई आदमी सेवा करता था उसको भी उसे सुशोभित कर देते थे। तो जैसे कि कुछ उपाधि का नाम आप लोग जानते होंगे। गांधी जी को कैसरे हिंद से नवाजा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। और भी होता था, खां साहब, राय बहादुर, खां साहब, राजकुमारी। आप लोग जानते होंगे कि संविधान सभा के एक सदस्य थे राजकुमारी अमृता कौर। तो जब ये अनुच्छेद 18 का हो रहा था संशोधन में, जब ये विचार हो रहा था, तो राजकुमारी अमृता कौर ने कहा कि मेरे नाम के पीछे भी तो उपाधि लगा हुआ है, सबसे पहले तो हम अपना नाम हटाना पड़ेगा। और ये राजकुमारी अमृता कौर ने अपने नाम से उसी समय राजकुमारी हटाया। यानी कि ये उपाधि जब लगता था नाम के पीछे तो आदमी अपने आप को सबसे उच्च समझता था, जिससे समानता खंडित होती थी। तो भारतीय संविधान में तो समानता के अधिकार का खंडन है एक तरह से। तो इसीलिए समानता को लाने के लिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पहले नहीं लगा सकता है ये सब कि राजकुमारी अमृता कौर, खां साहब, राय बहादुर, ये सब पहले अंग्रेजों के जमाने में होता था। लेकिन अभी भी उसको लगा सकते हैं कुछ शर्त पे। वो ये कि अगर कोई नागरिक चाहता है उपाधि लगाना तो राष्ट्रपति की अनुमति से वो उपाधि लगा सकता है। अगर कोई नागरिक विदेश गया और विदेश सरकार उससे खुश हो गया और उसको उपाधि देना चाहता है तो अपने भारत के राष्ट्रपति से वो साइन करवाना पड़ेगा उसे। हाल ही फिलहाल आपको पता है कि शाहरुख खान का नाम आप लोग जानते होंगे। शाहरुख खान को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया गया। कई बार ऐसा उपाधि मिलता है। तो उनको भी भारत के राष्ट्रपति से साइन चाहिए। हाल फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। और डॉक्टरेट की उपाधि कब दी जाती है? जब वो कोई पढ़ता लिखता है, पीएचडी कर लेता है तब। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया। तो उसके लिए भी भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति का अनुमति लेना आवश्यक है। हाँ, लेकिन उपाधियों का अंत में कौन सा उपाधि के अलावा जो है कुछ ऐसा उपाधि है जैसे कि सेना और विद्या संबंधी, सेना संबंधी, विद्या संबंधी, फिल्म संबंधी। जैसे कि सेना संबंधी होता है ब्रिगेडियर, सूबेदार। ये सब जो होता है ये सेना में दिया जाता है और इस पर रोक नहीं लगाया गया है क्योंकि वो एक पद है, पोस्ट है, खुद ही अर्जन करता है। जैसे कि जब आप पीएचडी कर लेंगे तो उसमें आपका नाम के पहले डॉक्टर लग जाएगा। ये अपने आप लग जाएगा। इसमें राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद ही मैंने अर्जन किया है पढ़ाई करके।
और उसके बाद फिर पद्म भूषण होता है, आप लोग जानते होंगे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये फिल्म के क्षेत्र में मिलता है बहुत ज्यादा अच्छा मेहनत करने पर। तो ये सब जो है इसमें रोक नहीं लगाया गया है। इसके अलावा भारत के नागरिक कोई भी उपाधि अपने मन से नहीं लगा सकेगा, इस पर रोक लग गया है। और अगर लगाएगा तो उसे राष्ट्रपति का साइन और मुहर चाहिए। तो इस तरह से उपाधियों का अंत के माध्यम से समानता का अधिकार तो हो गया एक तरह से, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो व्यवहार रूप में लाने के लिए ये जो जितने सारे लैंगिक विभेद हो रहे हैं, जातिगत भेद हो रहा है, और ये सब, मैं एक और चीज बताया था जो आपको केस स्टडी, उसमें केस स्टडी में आप ये भी डाल सकते हैं, हाल ही फिलहाल की घटना है कि वो लैंगिक विभेद भी डाल सकते हैं आप लोग नंबर लाने के लिए। लैंगिक विभेद जब भी कोई आपको केस स्टडी दिखे तुरंत जोड़ दीजिए। वही केरल में जो हुआ था सबरीमाला कांड, सबरीमाला मंदिर में 800 साल पुरानी परंपरा चली आ रही थी, महिलाओं को घुसने की इजाजत नहीं थी, 10 साल से 50 साल तक की महिलाओं को घुसने की इजाजत नहीं थी लैंगिक विभेद में। तो ये सब उन्होंने आंदोलन किया, क्यों? कि मानना था कि भगवान अयप्पा जो थे हमारे मंदिर में, सबरीमाला मंदिर में, वो उनके ब्रह्मचर्य को नष्ट हो जाएगा ब्रह्मचर्य, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। तो उसमें यह था कि 10 साल से 50 साल की महिलाओं का, आप जानते होंगे महीने में मेंस्ट्रुएशन होता है, मासिक धर्म, इसी के कारण माना जाता था कि 10 साल से 50 साल तक की महिलाएं अशुद्ध होती है, इसीलिए मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और हाल ही फिलहाल इन लोगों ने आंदोलन किया और 5 जजों की बेंच ने निर्णय लिया कि अब आप लोग जा सकते हैं मंदिर। इसी तरह से बहुत सारे हैं। तो फिर आगे हम ये समानता का अधिकार पार्ट 1 हुआ। अब हम लोग चलेंगे बच्चों 19 से 22 जो होगा वो स्वतंत्रता का अधिकार होगा, और आगे फिर आगे चलते रहेंगे पार्ट 2 में। इस तरह से आज मैं अपना क्लास खत्म करता हूं। थैंक यू।